हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरएस मैम। नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज के इस वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मूल कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे और प्लीज क्लिक ऑन द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। ओके, तो चलो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following has maximum number of atoms? maximum number of atoms, ध्यान रखना बच्चों, maximum number of atoms के बारे में यहां बताना है। ऑल राइट, ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ Ag, सॉलिड के फॉर्म में एटॉमिक मास गिवन है। ऑल राइट, जो भी एटॉमिक मास होगा 1 मोल का मास अगर आप लोगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, यूनिट क्या होगा? ग्राम पर मोल। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका है इसके बारे में, मोलर मास के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है। ऑल राइट, लिंक आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ यू वांट, इफ यू नीड इट, यू कैन वॉच इट। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सॉलिड के फॉर्म में है, मोलर मास 24 ग्राम पर मोल। 1 ग्राम ऑफ O2 एटॉमिक मास इज 16, O2 है, राइट। तो मोलर मास O के लिए अगर आपने O एटम 1 मोल ले रखा है तो 16 ग्राम पर मोल आएगा, बट वी हैव O2, राइट। डबल ऑक्सीजन है तो मास भी डबल हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन गैस का। लिथियम सॉलिड है, लिथियम के लिए मोलर मास विल बी 7 ग्राम पर मोल। ऑल राइट, चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बताने हैं। ओके, सबका ही मास गिवन है तो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर? ईच ऑप्शन के लिए मास अपॉन मोलर मास विल बी नंबर ऑफ मोल, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 1 अपॉन 108। इतने सारे मोल ऑफ सिल्वर एटम्स ये प्रेजेंट है 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉलिड में। ऑल राइट, अब लेकिन हमें क्या बताना है? हमें मोल नहीं बताना, हमें नंबर ऑफ एटम की बात बतानी है। ऑल राइट, नंबर ऑफ एटम, तो ये ऑलरेडी देखो एटम के फॉर्म में ही है ना। तो नंबर ऑफ मोल किसका आया हमारे पास? Ag का नंबर ऑफ मोल आया इतना, है ना। अब इसी को अगर नंबर के फॉर्म में आप चेंज करोगे तो 1 मोल में Na नंबर, है ना। 1 mole Ag मतलब we have any number of Ag, right? We have here 1 upon 108 mole. That means we have 1 upon 108 multiplied by Na, this much number of Ag atoms. बात समझ आई बच्चों? तो क्या करना है? नंबर ऑफ मोल निकाल लो। ध्यान रखना वो एटम आया हुआ है या नहीं ये चेक करना, ठीक है। और उसके बाद Na से मल्टीप्लाई कर दो, उतने सारे नंबर ऑफ एटम्स आपके सामने है। ऑल राइट, सेम यही काम बाकी 3 ऑप्शन के साथ भी। ऑल राइट, तो चलो नेक्स्ट Mg के लिए नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? गिवन मास 1 ग्राम, मोलर मास 24 ग्राम पर मोल, ग्राम कैंसिल, 1 अपॉन 24 मोल आएगा अगर आपने 1 ग्राम ऑफ Mg ले रखा है। अब इसमें क्या बताने हैं भाई? एटम्स कितने हैं तो मल्टीप्लाई कर दो ना Na से, तो इतना सारा नंबर ऑफ Mg जिस फॉर्म में है इसी का इतना सारा नंबर, तो ऑलरेडी ये एटम के फॉर्म में है। ओके, C 1 ग्राम ऑफ O2, ओके O2, तो इसके लिए अगर आप यूज करोगे तो गिवन मास इज 1 ग्राम, मोलर मास O2 के लिए होगा 32 ग्राम पर मोल। लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों, ये क्या आया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, एटम के फॉर्म में नहीं है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। बात समझ में आई? अब देखो एक मॉलिक्यूल, इतने में कितने सारे O2 मॉलिक्यूल्स होंगे पहले ये चेक कर लो। तो O2 मॉलिक्यूल्स का मोल आ गया 1 अपॉन 32। ओके, नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं कितने सारे मॉलिक्यूल हैं। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो इतना सारा नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल आ जाएगा आपके पास, है ना। तो यहां से पहले
नंबर ऑफ मोल निकाला। नंबर ऑफ मोल में अब देखो थोड़ा सा ना हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन हम लोग समझते हुए कैसे करें, गलती भी ना हो और थोड़ा जल्दी भी कर लें। बात समझ आई? तो स्टेप्स को थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं अभी इस वीडियो में। ऑलराइट, तो 1/32 इंटू Na, इतने सारे नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स आ गए, लेकिन हमें तो नंबर ऑफ एटम की बात बतानी है। ऑलराइट, एक मॉलिक्यूल O2 का क्या मतलब? 2 ऑक्सीजन एटम। 1 मॉलिक्यूल O2 मीन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऑलराइट, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 2 इंटू 1/32 इंटू Na, इतने सारे O एटम्स। बात समझे? ओके, एक और पार्ट रह गया है। 1 ग्राम ऑफ Li, अगेन ये देखो एटॉमिक फॉर्म में ही, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें पहले मोल निकालोगे तो 1/7 मोल आ जाएगा, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट, इतना मोल। लेकिन मोल से काम नहीं चलेगा, वी वांट नंबर ऑफ एटम्स, तो इतने में Na से मल्टीप्लाई कर दो, इतना सारा लिथियम एटम प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, ओके, अब देखो हमारे पास सारे ऑप्शन का जो भी डेटा है वो हमने एटम के फॉर्म में कर लिया है। कितने सारे एटम्स हैं दिस वी नो। ऑलराइट, अच्छा अब देखो थोड़ा सा, ये है 1/108 इंटू Na, दिस इज 1/24 इंटू Na। इसमें कितने सारे एटम्स हैं? डी, लिथियम के ऑप्शन में 1/7 इंटू Na, और यहां कितने सारे आ गए? 1/16 इंटू Na, इतने सारे ऑक्सीजन एटम्स। राइट, अब इन सब में जस्ट हमें यही तो चेक करना है, यही तो बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें है। तो देखो न्यूमरेटर सबका ही सेम है, Na, न्यूमरेटर क्या है? सारे ही ऑप्शन में न्यूमरेटर सेम है। मैक्सिमम नंबर चाहिए तो डिनोमिनेटर जिसमें मिनिमम, उसी का वैल्यू क्या होना है? मैक्सिमम। बात समझे? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, डिनोमिनेटर मिनिमम, चारों ऑप्शन में कहां दिख रहा है? 108, 24, 7, 16, तो साफ समझ में आ रहा है आंसर विल बी डी। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है, एंड इसके साथ एक और पॉइंट में डिस्कस करूंगी जो कि और भी आपको मजा दिलाएगा। क्वेश्चन देख लेना पहले। क्वेश्चन है, अ कंट्री, एक देश, अ कंट्री इज हैविंग Na नंबर ऑफ रुपीज, INR, अ कंट्री इज हैविंग Na नंबर ऑफ रुपीज, इतने सारे रुपए हैं। 1 मोल ऑफ रुपए, Na मतलब 1 मोल ऑफ रुपए। ऑलराइट, इफ रेट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च कितना हो रहा है? रेट ऑफ एक्सपेंडिचर इज 1 मिलियन पर सेकेंड, एक सेकेंड में उस कंट्री में कितना सारा खर्च हो रहा है? 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है बच्चों 10 लाख, 10 to the power 6। ठीक है, तो 10 पर 6 रुपीज हर एक सेकंड खर्च हो रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री में। ऑलराइट, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू स्पेंड ऑल द रुपीज? हमारे पास टोटल रुपीज कितना गिवन था? 1 मोल। 1 मोल रुपीज है, हर एक सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। 10 पर 6, 1 मिलियन, इतने सारे INR खर्च हो रहे हैं। मैंने अभी रुपीज को इस तरह से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में ये 1 मोल रुपए कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। ऑलराइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहीं पर मैं एक और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी तक जितने भी अमीर इंसान है ना, टॉप 5 अमीर इंसान ले लो आप पूरे ही वर्ल्ड में, उन सब के जो भी वेल्थ है उसको अगर आप एक साथ ऐड भी कर दोगे ना, तो भी ये 1 मोल नहीं होता। बात समझ में आई? तो वेल्दी इंसान तो है वर्ल्ड में, लेकिन हमारा ये जो केमिस्ट्री में 1 मोल होता है, ये बहुत 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 लार्ज क्वांटिटी है। इतना सारा, इतना कोई धनी इंसान अभी तक नहीं है कि उसके पास 1 मोल ऑफ रुपीज हो। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन में वापस आते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमेशा क्या इंपॉर्टेंट होता है, कितने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों ना हो, क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने में आते हो तो हमेशा सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना बच्चों कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना।
आंसर हमें क्या बताना है, सबसे पहले उसका ध्यान रखो। देन डेटा क्या अवेलेबल है इन द क्वेश्चन, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई? किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होते हैं। बात समझ आई? कई बार क्या होता है, बच्चे फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, अब फॉर्मूला को अप्लाई करना है, फॉर्मूला रिवाइज किया, अब वो ढूंढने लगते हैं कि भाई फॉर्मूला में कैसे हम लोग पुट करेंगे, फिट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। ठीक है, साइंस पढ़ रहे हो बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है, साइंस में क्वेश्चन की समझ होना इसका एक रिक्वायरमेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बोलते भी है, भाई टीचर्स बोलते हैं फॉर्मूला पुटिंग, सामने आपके सारे डेटा है, जस्ट फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, लेकिन वहां भी 2 सेकंड सोचना जरूर कि ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, डेटा क्या है। ये प्रोसेस अगर आपके दिमाग में चलने लगता है तो क्वेश्चन चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, प्रोसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ऑलराइट, तो चलो हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज हमें बताना है, इंफॉर्मेशन क्या निकालना है, उसके आधार पे ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाउ मेनी ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स बताने हैं हमें टू स्पेंड, जितना यूज होगा टू स्पेंड ऑल द रुपीज। ओके, एंड नंबर ऑफ रुपीज कितने हैं उस कंट्री के पास, एनी नंबर ऑफ रुपीज। ऑल राइट, एक्सपेंडिचर, रेट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, 10/6 INR, 10/6 रुपीज पर सेकेंड। ओके, तो इंफॉर्मेशन लिख लो, नंबर ऑफ ईयर्स बताने हैं, शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, और गिवन डेटा क्या क्या है, NA नंबर ऑफ रुपीज, हमारे पास 6.022 इंटू 10/23 इतने रुपए हैं उस कंट्री के पास, और खर्च कितना हो रहा है, रेट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेट ऑफ एक्सपेंडिचर 1 मिलियन मतलब 10/6 रुपीज पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना खर्च हो रहा है, 10/6 रुपीज। ओके, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ईयर्स। ऑल राइट, तो अगर हम ये सोचें कि एक सेकेंड में 10/6 रुपीज खर्च हो रहा है, तो एक मिनट में कितना खर्च हो रहा है, तो एक मिनट में कितना खर्च हो रहा होगा, एक मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखना बच्चों, 10/6 रुपीज पर सेकेंड खर्च हो रहा है। ओके, अब एक मिनट में कितना खर्च होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, एक मिनट का खर्च आ गया। ऑल राइट, एक घंटे में कितना खर्च हो रहा होगा, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी एक घंटे 1 आवर में अगेन 60 मिनट होता है, राइट? तो 1 आवर में कितना खर्च हो रहा होगा, इतना सारा रुपीस पर मिनट खर्च हो रहा है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो इंटू 60 कर दिया, तो ये हो गया 1 आवर का टोटल खर्च उस पर्टिकुलर कंट्री का। अब अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि एक दिन में कितना खर्च हो रहा है, तो 1 डे में कितने सारे आवर्स होते हैं, 24। There are 24 hours in a day. All right? तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री का एक दिन का खर्च, एक दिन का एक्सपेंडिचर इतना सारा है। बात समझ आई? लेकिन हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा। ओके, एक दिन का खर्च इतना है, साल बताने हैं, तो एक साल में कितने सारे दिन होते हैं बच्चों, 365 days. There are 365 days in a year. That means इतना सारा रुपीस जो अभी आ रहा है हमारा वैल्यू, यही खर्च है पर ईयर। एक साल का खर्च का वैल्यू ये आएगा। ओके, एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री इन 1 ईयर। बात समझ में आई? ध्यान से देख लेना एक एक स्टेप, बहुत ही सिंपल है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही क्रूशियल है हर एक वो थॉट, हर एक वो स्टेप। ऑल राइट,
तो एक साल में टोटल इतना खर्च हो रहा है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, टोटल रुपए कितने हैं, इतने सारे, तो एक साल में इतना खर्च हो रहा है, टोटल रुपए इतने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स बताने हैं। तो अब तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन रह गया है, राइट? बात समझ में आई? ठीक है, तो अब नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल अमाउंट इतना गिवन है, एक साल में खर्च इतना हो रहा है, तो डिवाइड कर दो ना टोटल अमाउंट को, एक साल में कितना खर्च हो रहा है उससे डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही होगा हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री को लगेगा फॉर एक्सपेंडिंग, फॉर यूजिंग ऑल 1 मोल ऑफ मनी। बात समझ में आई? ठीक है, तो लिख लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 3600, ऑल राइट, इंटू 24 मल्टीप्लाइड बाय 365। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों आप लोग सब, इसका वैल्यू आएगा 1.9 इंटू 10⁻10 ईयर्स। बात समझ में है? एक चीज यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, 10⁻5 ईयर्स का क्या मतलब होता है? 1,00,000 साल। 10⁻6 ईयर्स का मतलब होता है 1 मिलियन ईयर। बात समझ में आई? तो सोचो ये 1 मिलियन ईयर के रेस्पेक्ट में भी कितना ज्यादा है, उसके रेस्पेक्ट में भी इंटू 10⁻4 है। मल्टीप्लाई करो और 10,000 से, एडिशन नहीं है मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आई? तो 1 मोल इतना ज्यादा अमाउंट होता है कि अगर किसी एक कंट्री के एक्सपेंडिचर पर सेकेंड 10 लाख भी हो रहा हो ना, तो भी 1 मोल रुपीज को खर्च करने में उस पर्टिकुलर कंट्री को इतने सारे ईयर्स लग जाएंगे, इतना वेल्दी कंट्री वो होगा, सोचो। बात समझ आई? ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच।